वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। G20 की भारत की जो अध्यक्षता है उसको समर्पित हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। G20 के अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की फाइनल मीटिंग्स अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही हैं और G20 की जो शिखर मीटिंग्स है यानी कि समिट मीटिंग्स हैं वो सितंबर में आयोजित की जाएंगी। साल भर की चर्चाएं जो की गई हैं उसका निष्कर्ष निकालने का समय आ गया है और ऐसे में भारत के 140 करोड़ भारतीयों का जो गौरव है यानी कि G20 की भारत की अध्यक्षता, ये एक तरह से हम सभी के लिए उत्सव जैसा बन गया है और ये उत्सव अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार G20 से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए G20 आप तक पहुंच रहा है लगातार और ऐसे में सितंबर में जबकि मेन समिट होने जा रहा है तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी गतिविधियां हैं और बिल्कुल जब चरम पर पहुंचेंगी तो उससे जुड़ी लगातार जो अपडेट्स होंगी ना वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज G20 के बारे में बात करने के लिए हमने जिन्हें बुलाया है उनका बहुत ही, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे साथ G20 के ऊपर बात करने के लिए हमारे एक बहुत ही विशेष मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप थिंक 20 के कोर ग्रुप मेंबर हैं। आप डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, जो कि एक थिंक टैंक है दिल्ली का। साथ ही आप पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं 2014 से 17 के बीच। आप पूर्व डीजी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के और एक पूर्व डिप्लोमैट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा मैंने अपनी श्रोताओं को बताया कि G20 की जो समिट मीटिंग्स है उसका समय आ रहा है और सितंबर में की जाएंगी। दिल्ली में चारों तरफ हम उससे हो रही बहुत सी गतिविधियां और तैयारियां देख सकते हैं। तो सर, उसके बारे में हमें बताइए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, उत्सव जी। तो G20 का ये एक उत्सव, एक आपने जैसा कहा कि चरम सीमा पे पहुंच रहा है और बिल्कुल ठीक है। 9 और 10 सितंबर को समिट मीटिंग होने वाली है और अभी तक लगभग 177 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 200 से अधिक मीटिंग होने का प्रावधान है। और ये मीटिंग्स हैं भारत की अलग अलग शहरों में हो रही हैं, लगभग 60 शहरों में ऑलरेडी हो चुकी हैं और बहुत सी मिनिस्टीरियल मीटिंग्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग मानी जाती हैं वो भी अभी हाल ही के दिनों में हुई हैं। G20 के कई वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनकी मीटिंग काफ़ी हो चुकी हैं। उसके अलावा G20 के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनकी भी मीटिंग्स भी चल रही हैं जी। फिर इनके जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जो आपने T20 की बात की, इस तरह के 12 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, वो लगातार अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। उनकी टास्क फोर्सेस चल रही हैं और पूरा एक जन भागीदारी एक इसमें चल रही है G20 में। G20 के बारे में कार्यक्रम स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी एक पूरी तरह से जुड़ा है और हमारे मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है और एक इंटरनेशनल फोकस भी G20 पर है, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल जो प्रभाव है, परिप्रेक्ष्य है, वो भी काफ़ी बदल रहा है। तो सबकी आंखें G20 पे लगी हैं। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। जी। G20 की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से की जा रही हैं और वो तैयारियां सिर्फ वो नहीं है जो कि प्रशासन तंत्र जो है वो करता है। वो तैयारियां हैं जो कि आपको, अगर आप दिल्ली में नज़र डालें तो आपको चारों तरफ होती हुई नज़र आएंगी। G20 के लोगोज आपको जगह जगह मिलेंगे। G20 से जुड़े कार्यक्रम जो हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं अलग अलग माध्यमों से और उसमें से एक माध्यम हम भी हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो आप तक लेकर आता है G20 से जुड़ा ये खास प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। छोटी सी उम्मीद, छोटी सी जो एक होप होती है ना, वो आपको बहुत बड़े बड़े कदम लेने पे, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं करने पे जो है मोटिवेट कर देती है। और बिल्कुल ऐसा ही एक रास्ता है, ऐसी ही एक यात्रा है G20। और G20 एक ऐसा सफर है जो कि समय के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी मंजिलें बड़ी होती जा रही हैं और जिसका रास्ता जो है वो सुगम भी होता जा रहा है, मगर उसके साथ साथ उसकी परेशानियां भी हैं जिनसे डील किया जाता है। और G20 जो है भारत के पास है इसकी अध्यक्षता 2023 में और
हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस दौरान बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से निष्कर्ष जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। हमने आपको अक्सर अपने इस प्रोग्राम में बताया है कि किस तरह से अलग अलग लेवल की मीटिंग्स होती हैं और उसमें जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है उसमें तमाम चर्चाओं का निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है। हमारे साथ आज इस विषय में बात करने के लिए हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जो कि थिंक 20 के कोर ग्रुप मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ले रहे हैं जानकारी इन्हीं निष्कर्षों के बारे में, इन्हीं गतिविधियों के बारे में। डॉक्टर अरविंद, आप मुझे बताएं कि अभी हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स की जो 3rd मीटिंग थी वो की गई है, तो उसमें किस तरह की जो चर्चाएं हैं और किस तरह के निष्कर्ष उसमें निकाले गए हैं? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि G20 की कोर कॉम्पिटेंसी है इसमें। जी, जब G20 शुरू हुआ था 1999 में, तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही मिला करते थे और ये बाद में जो डेवलपमेंट एजेंडा है ये कई सालों के बाद आया। तो इनकी मीटिंग जो है इसको कहते हैं फाइनेंस ट्रैक। जी, तो फाइनेंस ट्रैक में ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जाती है। तो इसकी अभी मीटिंग जैसे आपने कहा कि बेंगलोर में हुई और पिछले लगभग 20 साल में ये फाइनेंस मिनिस्टर्स बहुत से जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं और वह आमतौर पे उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं जिसका कि असर ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे हो, जी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे हो। तो इस बार जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे मुद्दे उनके ऊपर चर्चा हुई, बट मैं उसको 3-4 मुद्दों की उसमें मैं बात करूं। जी, एक तो यह है कि अभी क्लाइमेट चेंज आ रहा है जैसे, और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ट्रांजिशन हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन। जी, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन का जो असर है वो मुल्कों के ऊपर, देशों के ऊपर कैसे होगा, और क्लाइमेट चेंज और जो ट्रांजिशन पाथवेज हैं, वो तरीके हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ट्रांजिशंस होंगी किस तरीके से होगा, इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दूसरा है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। जी, ये जो फाइनेंस देते हैं, तो अभी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे कि एडीबी है या इस तरह के और कई बैंक हैं, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जाए और कैसे एक फाइनेंस मिले। तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि भारत की तरफ से आया, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जी, तो ये किस प्रकार से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, ये भारत का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, डीपीआई इसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और फिर सिटीज़ के लिए, सिटीज़ को जो आपके जो फ्यूचर की सिटीज़ हैं उसके लिए फाइनेंसिंग कैसे की जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और भी कई मुद्दे हैं लेकिन ये मैं आपको अभी फिलहाल बता सकता हूँ। जी, और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 2 मेन ट्रैक्स होते हैं G20 के, एक शेरपा ट्रैक और एक फाइनेंस ट्रैक। और फाइनेंस ट्रैक यहाँ से शुरुआत हुई थी G20 की, और G20 जो कि आज एक बहुत बड़ा समूह बन गया है, आज विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है और जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। ऐसे में भारत का अपना भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको लगातार बताते रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये फाइनल मीटिंग हुई तो उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सभी को बताया गया कि इसमें क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी समरी जो है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की आवाज में, कि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने क्या कहा। The G20 endorsed the roadmap for implementation of recommendations of the G20 Independent Review of MDBs and Capital Adequacy Framework. This roadmap will actually unlock more lending resources in the MDBs. Similarly, on the expert group that India had constituted, had submitted its Volume 1, the report's Volume 1 report was submitted. The members took note of the recommendations. And I feel that the recommendations of this group are aimed at making the MDBs capable of addressing trans-boundary challenges and also ensuring fulfillment of development financing mandates. There were also very intense discussions on global debt vulnerabilities. And it reflected a lot of India's presidency's endeavor to get the voice of the global south onto the table of the G20. And therefore, the G20 members welcomed the progress achieved on various ongoing debt treatment cases. The G20 encouraged the efforts of the Global Sovereign Debt Roundtable. This roundtable is chaired by India, IMF, and the World Bank. So the G20 actually encouraged the efforts of the Global Sovereign Debt Roundtable towards
strengthening communication among stakeholders, and to facilitate effective debt treatment. Members also endorsed the G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure, which has been developed under the India presidency. जी हाँ, जैसा कि आपने सुना अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी को बोलते हो कि किस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो कि इन चर्चाओं के दौरान निकाले गए हैं। और ऐसा ही बहुत सारी हमारी और भी जो मीटिंग हो रही है, जो समिट मीटिंग्स हो रही है, और खासकर जो मेन समिट होने जा रहा है सितंबर में दिल्ली में, उसकी जो तैयारियां हो रही हैं इतने जोर शोर से, आप सभी सोच सकते हैं कि उसमें कितनी गतिविधियां उस समय होने जा रही हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि G20 एक उत्सव बन गया है तमाम भारत के लिए, ऐसे में आकाशवाणी भी उसमें अपना एक छोटा सा रोल जो है वो निभा रहा है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आकाशवाणी इनवाइट कर रहा है आप सभी के G20 से जुड़े स्लोगन्स। अगर आपके पास भी है G20 से जुड़ा कोई भी स्लोगन तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से उसे भेज सकते हैं। और करना है आपको सिर्फ इतना कि अपने मैसेज में आप सबसे पहले G20 लिखें, उसके बाद स्पेस छोड़ें, फिर अपना मैसेज, अपना स्लोगन जो भी आप भेजना चाहती हैं वो लिखें, और उसके बाद आप अपना नाम, अपना पूरा पोस्टल एड्रेस, जी हाँ पूरा पोस्टल एड्रेस जिस पर आप अपनी डिलीवरीज मंगाया करते हैं ना, वो एड्रेस पूरा का पूरा आप जरूर लिखें, और अपना फोन नंबर भी उसमें एक बार दोबारा जरूर लिखें ताकि हम आपके सोवेनियर्स आपको भेज सके। जो भी स्लोगन्स हमें पसंद आएंगे उन्हें आकाशवाणी सोवेनियर्स देगा, और अगर आपके पास भी है कोई भी अच्छा सा स्लोगन G20 से जुड़ा हुआ तो हम जानना चाहते हैं उसे, तो आप जरूर भेजें 9868107070 पे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति आपके साथ, और आज जिन विशेष अतिथि से हम कर रहे हैं बातचीत वो हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, थिंक 20 कोर ग्रुप मेंबर एंड डायरेक्टर ऑफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो कि दिल्ली का एक थिंक टैंक है। साथ ही आप पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं 2014 से 17 के बीच, और आप पूर्व डीजी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के, और एक पूर्व डिप्लोमैट। आपका बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है, भारत के अलग अलग चीज़ों के साथ आप जुड़े रहे हैं और डिफेंस के साथ आपका जुड़ाव रहा है। ऐसे में सर, जब G20 जो है, G20 हमारा एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है, इसकी प्रिपरेशंस हमने देखा है कि फुल स्विंग पे है, और इतने बड़े लेवल पे एक चीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही है, और अब समिट मीटिंग्स का समय आ गया है। तो ऐसे में बहुत सी एनर्जी है, लोगों का बहुत सा जोश है, और बहुत से सवाल भी हैं जो हम तक पहुंचते रहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी। लेकिन जब हम समिट मीटिंग्स की बात करते हैं, हमने जाना कि फाइनेंस ट्रैक की जो है मेन मीटिंग अभी हुई है, जिसके बारे में आपने हमें बताया। साथ ही एनर्जी 20 जो है उसकी भी समिट मीटिंग्स जो है वो की गई हैं, और उसमें भी एनवायरनमेंट से जुड़े बहुत से गोल्स हैं, एनर्जी से जुड़े बहुत से गोल्स हैं जिनकी चर्चा हुई। हमें उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विश्व इसमें ऐसी स्थिति में है कि अगले कम से कम 30 साल तक जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा सबके सामने रहेगा वो है एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एमिशंस की कमी हो रही है, तो नई तरह की नई ऊर्जा की जरूरत है। तो एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा ही जटिल प्रोसेस है और एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और उसके कई पहलू हैं। उसका फाइनेंस का भी पहलू है, टेक्नोलॉजी का पहलू है, स्किल्स का पहलू है, और किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजीज को पुरानी टेक्नोलॉजीज का फेज आउट करना, तो ये सब मुद्दे हैं। तो G20 का इस विषय के ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस है, और उस संदर्भ में ये जो आप मीटिंग जिसकी आपने एनर्जी ट्रांजिशन वाली मीटिंग की बात की, तो उसमें कई मुद्दे डिस्कस हुए। जैसे कि अभी हमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए आपको बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, और बैटरीज के लिए आपको क्रिटिकल मटेरियल्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। और वो कहाँ से आएंगे क्रिटिकल मिनरल्स? तो उसके बारे में, सप्लाई चेन्स के बारे में एक मुद्दा उठा। दूसरा, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी इज द फर्स्ट फ्यूल, क्योंकि जितनी आप एनर्जी बचाएंगे वो एक फ्यूल के रूप में काम करती है। तो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात हुई। फिर अपना कैसे हम एनर्जी को बचाएं और अपने बिहेवियरल चेंजेस किए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उस मीटिंग में आया। और फिर जो आपका सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसको अभी विश्व कुछ पीछे बैकग्राउंड में चला गया था, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी अब लोग कहने लगे हैं कि ये क्लीन एनर्जी है जी। तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का पूरे एनर्जी मिक्स में कैसे एक बढ़ोतरी की जाए
उसकी बात हुई। फिर हम आजकल बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स की, जिसमें कि भारत में बहुत तरक्की हुई है, जैसे कि एथेनॉल की बात है, और ब्राजील वगैरह में 60-70% तक उसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ। हमारे यहाँ भी लगभग 20% तक पहुंचने वाला है। तो नए फ्यूल्स जो हैं उसकी बात हुई, और इस नए फ्यूल्स में हाइड्रोजन की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। देश जो हैं वो अपने हाइड्रोजन के नए मिशन आ रहे हैं, भारत में भी एक हाइड्रोजन मिशन हुआ है। तो किस प्रकार से नए फ्यूल्स को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बारे में बात हुई। तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्किल, ये एक नए एनर्जी जो आपके नए ऊर्जा के स्रोत बनेंगे, उसको किस प्रकार से एक सस्टेनेबल रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब मुद्दे इसमें आए। एनर्जी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना जो है ना सभी काम रुक जाते हैं, दुनिया की गति जो है वो रुक जाती है। बदलते हुए ज़माने के साथ ज़माने की ज़रूरत भी बदलती है और ज़रूरत को पूरा करने के स्रोत भी बदले जाते हैं। तो ऐसे में जब हमें एनर्जी ट्रांजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासतौर पर हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए, तो ऐसे में एनर्जी 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसमें बहुत से निष्कर्ष जो है वो निकाले गए, बहुत सी मीटिंग जो है वो की गई और उसमें बहुत सी चर्चा हुई। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनर्जी मीटिंग का ये जो समिट मीटिंग थी, उस समय अपने सभी डेलीगेट्स जो थे उन्हें एड्रेस करते हुए क्या कहा। Our pathways for energy transition are different. However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. We are moving strongly on our climate commitments. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. In India, we have connected more than 190 million families with LPG in the last 9 years. We have also achieved the historic milestone of connecting every village to electricity. We are also working to provide piped cooking gas to people. Our efforts is to work for inclusive, resilient, equitable and sustainable energy for all. इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट, जी हाँ, ये 3 शब्द हैं जो कि पूरी तरह से G20 से जुड़े सभी गोल्स को डिफाइन करते हैं। इन गोल्स के बारे में, इन गतिविधियों के बारे में और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो सभी बातें आप तक पहुंचती हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पे। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वो थीम है जो कि G20 के साथ जुड़ी है। ये वो थीम है जिसे भारत ने हमेशा से जिया है, क्योंकि ये हमारे भारतीय होने के साथ जुड़ी हुई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अब इससे जुड़े जितने भी डिस्कशंस हुए हैं, उनके निष्कर्ष निकलने का जब समय आ गया है, कहना चाहिए कि पूरे दुनिया जो है उसकी नजर है G20 की गतिविधियों पे। G20 में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, किन बातों पे सहमति बन रही है। एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर जिंदगी हम सभी के लिए, उसके लिए काम करता है G20। और बार बार मैंने आपको अपने इस प्रोग्राम में बताया है कि ये जुड़ा है आपकी और मेरी जिंदगी से। अंत में जो डिस्कशंस होते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जब वो पॉलिसी में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो आपकी और मेरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता से, जो कि थिंक 20 के कोर ग्रुप मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं कि अगर आज हमें अपने 4 पड़ोसियों के साथ किसी बात पे सहमति बनानी हो तो वो आसान नहीं होता है। तो ऐसे में जब एक वैश्विक स्तर पर चर्चाएं होती हैं और इतने बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बातचीत होती है, तो कंसेंसस बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो G20 से जुड़े वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं? आपने ठीक कहा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज G20 ग्रुप में आएगा वो है जो कठिन मुद्दे हैं, जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, उस पर कैसे कंसेंसस बनाया जाए। देखिए, ये जो G20 की भारत की अध्यक्षता वाली G20 है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में हो रही है। कुछ साल पहले हमारे यहाँ कोविड-19 हुआ, पूरे विश्व में कोविड-19 हुआ, उससे अभी भी हम लोग पूरी तरह से उभर नहीं पाए। मैं वैश्विक स्तर पे बात कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत बढ़ गई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, स्किल्स, और ये एक आज के माहौल में बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर सभी देशों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने उनकी कॉन्स्टेंट्स हैं और अपने अपने उनके व्यूज़ हैं जी। और इस समय ये ऐसा है कि जो मल्टीलैटरल सिस्टम है विश्व का वो चरमरा रहा है। चाहे वो WTO देख लें या आप IMF देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जिसकी चर्चा हुई है फाइनेंस मिनिस्टर्स में, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें आप, या जो आप आजकल साइबर सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं, तो इतने बड़े मुद्दे आ गए हैं और इस पे सब एक वैश्विक व्यवस्था बनाना और उसके लिए एक कंसेंसस बनाना, वही G20 में बात चलती है। और दूसरा ये है कि G20 एक कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये एक विचार विमर्श के लिए एक मंच है जिसपे कि लोग बात करते हैं, लेकिन इसका कोई इनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो एग्जीक्यूट उसको कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो तो मल्टीलैटरल सिस्टम ने करना है और मल्टीलैटरल सिस्टम में इसमें बड़े ही प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब मुद्दों, ये सब चैलेंजेस हैं और आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का एक इस समय एक छाया है G20 के ऊपर, क्योंकि रशिया और चाइना, उनका विचार रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ अलग हैं और जो एक पश्चिमी राष्ट्र हैं उनके विचार कुछ अलग हैं। और फिर G20 में भारत ने कोशिश की है कि ग्लोबल साउथ की वॉइस भी लाई जाए। ग्लोबल साउथ को अभी तक कोई सुनता नहीं था, तो उनके अलग विचार हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन इस पे काम भी काफ़ी हो रहा है। जी, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग समय में कहना चाहिए कि भारत को ये अध्यक्षता जो है वो मिली है जी। और ऐसे में इन सभी चैलेंजेस को हमने पूरी तरह से कहना चाहिए कि निभाया है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत से काम किए गए हैं और G20 जिसमें कि ये सभी चर्चाएं की जा रही हैं और अब जब निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि ये चर्चाएं कितनी सफल रही हैं और ये सभी निष्कर्ष जो हैं ये हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पे। और हम सभी जानते हैं कि एक बेहतर कल की कल्पना हम सभी के मन में होती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए हमें अपने अपने स्तर पर और उसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी जो है ना अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना या फिर एक रूपता लाना जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। और वो एक रूपता किस तरह से लाई जाए, वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाए, यही काम है G20 का। और G20 से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो और अब फिलहाल समय हो गया है कि हम जाने निशा से कि वो क्या अपडेट्स लेकर आई हैं हमारे लिए इस हफ्ते। तो समय हो गया अपडेट्स का। निशा बताएं। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The fourth and last Energy Transitions Working Group meeting under India's G20 presidency concluded in Goa last week. The discussions centered around critical challenges related to climate change, sustainability, energy security, equitable energy access, and financing in the context of global energy transitions. Also, the two-day G20 Labour and Employment Ministers meeting adopted the outcome document and chair's summary for 2023. These include G20 policy priorities on strategies to address skill gaps, G20 policy priorities on adequate and sustainable social protection and decent work for gig and platform workers, and G20 policy options for sustainable financing of social protection. Meanwhile, the two-day Science 20 Summit successfully concluded at the Coimbatore, Tamil Nadu on 22nd of July. Themed on disruptive science for sustainable development, the text of Science 20 consists of sub-themes: clean energy for greener future, universal and holistic health, and science for society and culture. So that's all for now. And for more information on G20 Summit, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. So it's me Nisha Bharadwaj signing out from the G20 updates for now. थैंक यू सो मच निशा फॉर दी अपडेट। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम ये वो फिलॉसफी है जिसे हमने हमेशा जिया है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और अब ये हिस्सा बन गया है पूरे विश्व का G20 के माध्यम से। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर अरविंद गुप्ता से, जो कि थिंक 20 के कोर ग्रुप मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, समय बहुत थोड़ा बचा है लेकिन फिर भी G20 इंडिया के बहुत से यूनिक एलिमेंट रहे हैं, भारत के बहुत से यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है G20 में, खासतौर पर जो कि 2023 का हुआ है।
है। तो ऐसे में अलग अलग प्रोग्राम्स में हमने इन एलिमेंट्स का जिक्र किया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या एलिमेंट्स है खास, तो कौन से रहेंगे वो? सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा वसुधैव कुटुंबकम की। इसकी एक नई इंटरप्रिटेशन प्रधानमंत्री ने दी है। वन अर्थ का अर्थ है हीलिंग द अर्थ, और वन फैमिली का अर्थ है मेंटेनिंग हार्मनी इन द फैमिली, और वन फ्यूचर का अर्थ है गिविंग होप टू द वर्ल्ड। तो ये जो एक हमारा एफोरिज्म है पुराना, जो कि एक महाउपनिषद में ये वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा होती है, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन आज एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। सो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में ये एक एफोरिज्म वो अब एक ग्लोबल स्टेज पे आया है जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। बट उसके अलावा G20 में भारत ने कई नई पहलें की हैं। सबसे पहले तो एक टास्क फोर्स ऑन LIFE लाइफ, जिसका अर्थ है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनी है थिंक 20 में, जो वो काम कर रही है। एक नया इनिशिएटिव चला है जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर एक नया एंगेजमेंट ग्रुप बनेगा, जो कि भारत की एक पहल है। एक वर्किंग ग्रुप बना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसकी की पहली मीटिंग इस बार हुई है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में डिजास्टर रिडक्शन का एक बहुत बड़ा हुआ है। फिर G20 में जो ये भागीदारी का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ये पहली बार किसी देश ने अपनी अध्यक्षता में किया। हजारों टूरिस्ट डेलीगेट्स आए हैं और उनको एक टूरिज्म, भारत की एक कल्चर और क्यूजीन और एक सीनरी, लैंडस्केप एक्सेट्रा, सबका उनको परिचय मिला है। और भागीदारी इनिशिएटिव का इसका एक बड़ा दूरगामी प्रभाव होने वाला है। पहली बार भारत का आम नागरिक एक भारत के बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव में वो एक उसकी भागीदारी हो रही है। फिर स्कूलों और कॉलेजेस में G20 की चर्चा हो रही है तो G20 जो है एक हमारे जहन में आ गया है और इसका एक बहुत दूर तक हमारा असर रहने वाला है। और G20 में जो भारत की इसकी कोशिश है कि जटिल इश्यूओं के ऊपर कंसेंसस बनाया जाए, ये भी एक मुझे लगता है एक पहल, भारत की एक अद्भुत पहल रहेगी। जी, G20 इंडिया, इसकी अपनी खासियतें हैं, इसमें होने वाली अपनी खुद की गतिविधियां। पहली बार इतने बड़े स्केल पर जो है G20 को ऑर्गेनाइज किया गया है। जब आप भारत आए तो केवल भारत की किसी एक शहर से नहीं, किसी एक ऑडिटोरियम से नहीं, बल्कि आप पूरे भारत से जुड़े, और यही कोशिश की गई है G20 में। जब हमने इतने सारे शहरों में इतनी सारी मीटिंग्स की हैं, डेलीगेट्स को हमने पूरा भारत जो है वो उसका दर्शन जो है वो करवाया है। सर, आज आपने हमें बहुत सी काम की बातें बताई, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें ये सारी डिस्कशन जो आपने हमसे की, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज हमने बात की अरविंद गुप्ता जी से, जो कि थिंक 20 के कोर ग्रुप मेंबर हैं, डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। आप पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं 2014 से लेकर 17 तक के। आप पूर्व DG हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और साथ ही पूर्व डिप्लोमैट। इतना विस्तृत आपका एक्सपीरियंस है, और ऐसे में भारत के ऊपर और भारत में होने वाली गतिविधियों पर आपकी जो बारीक नज़र है, उसका आज हमने लाभ उठाया अपने इस कार्यक्रम के जरिए। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो स्लोगन है ना G20 से जुड़ा हुआ, वो हमने इनवाइट किया है अपने लिसनर्स से। अगर आपके पास है G20 से जुड़ा कोई भी स्लोगन जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। 9868107070 है वो नंबर जिस पे आपने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना स्लोगन भेजना है। इतना ज़रूर याद रखिए कि G20 पहले लिखें, उसके बाद स्पेस छोड़ के फिर आगे अपना मैसेज लिखें। लास्ट में अपना नाम, अपना पता, पूरा पता, और साथ ही अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आपका पता अधूरा रह गया तो आपका गिफ्ट आप तक नहीं पहुंचेगा। बदले में आकाशवाणी आपको दे रहा है सोवेनियर्स। इसी के साथ आज की G20 की चर्चा को हम यहीं पर समेटते हैं। आप सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।